हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्कीन चैप्टर शुरू किया था और एल्कीन के प्रिपरेशन की हम लोग बात किए थे। और एल्कीन प्रिपरेशन में दो रिएक्शन मैं आपको बता चुका था। पहला तो पॉइजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। फर्स्ट चीज तो हम इसकी बात कर चुके थे कि पॉइजन कैटलिस्ट से आप हाइड्रोजनेशन करो एल्काइंस का, तो क्या बनेगा? आपको एल्कीन मिल जाएगा। और सिन एडिशन होता है, सेम साइड से एडिशन होगा, तो सिस एल्कीन आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। एक तो हम इसकी बात किए थे और दूसरा हम बात किए थे बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन में मैंने आपको ये कहा था कि जो रिएजेंट लोगे वो लोगे क्या? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये आप लोगे और यहाँ से जो एल्कीन मिलेगी, यहाँ से जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का होगा एंटी एडिशन, और एंटी एडिशन होगा तो एल्कीन मिलेगी क्या? ट्रांस। यहाँ पे एडिशन होगा सिन एडिशन, और सिन एडिशन होगा तो एल्कीन मिलेगी क्या? सिस। ठीक है, तो दो चीजों की बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। इसी एल्कीन प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो आता है आपके पास में वो आता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। दरअसल होता क्या है, आपके पास में R या CH2 R CH2X इस टाइप से कोई एल्काइल हैलाइड हो और आप इसको रिएक्शन करवाओ किससे? एल्कोहलिक KOH से। ध्यान रखना, एक्वस KOH से करवाओगे ना तो एलिमिनेशन नहीं होगा। एक्वस KOH से तो सब्स्टिट्यूशन होकर एल्कोहल आएगा, लेकिन एल्कोहलिक KOH से आप इसको डिहाइड्रोजनेशन करवाओगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक तो ये होता है आपके पास में। अब इसके लिए क्या होता है डिहाइड्रोजनेशन? कहने के लिए तो मैंने आपको शॉर्ट में स्टेप से लिख दिया एल्कोहलिक KOH से करवाने थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म को लेकर के बहुत सारे केस होते हैं। मैकेनिज्म होती है यहाँ पे E1 भी हो सकती है, मैकेनिज्म यहाँ पे E2 भी होती है, और मैकेनिज्म जो होती है यहाँ पे E1CB भी होती है। बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इवन 6-7 घंटे चले जाते हैं एलिमिनेशन खाली पढ़ाने में। ठीक है, इसमें एल्काइल हैलाइड्स का एलिमिनेशन भी हो जाता है आपके पास में, एल्कोहल का एलिमिनेशन हो जाता है, और कुछ पर्टिकुलर एलिमिनेशन के केसेस भी आ जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। बहुत ज्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पहले पढ़ाऊंगा, और रिएक्शन मैकेनिज्म पहले आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, और रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाने के बाद सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, और सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाऊंगा क्या आपको? एलिमिनेशन। ठीक है, तो वहां से मैं पूरा एकदम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि वो कब कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्या सुटेबल कंडीशंस होंगी, क्या नॉन सुटेबल कंडीशंस होंगी, सब कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो मैं बताऊंगा कि इसी के हिसाब से बताऊंगा कि आपको एल्कीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, एल्कीन की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको सिंपली सोल्व कर पाओ बिना मैकेनिस्टिक अप्रोच के। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं क्योंकि यही बात मैं करूंगा। तो बात करेंगे किसकी? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, या फिर आप बोल सकते हो एलिमिनेशन ऑफ HX। हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और ये हैलाइड। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, R इज एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है आपके पास में? इसके लिए आपके पास में 3 तरीके से रिएक्शन आती है। पहला जो आता है आपके पास में वो आता है E2। E2 मैकेनिज्म के लिए रिएजेंट होता है एल्कोहलिक
KOH हो जाता है, या फिर आपको इथेनॉलिक KOH लिखा हुआ मिल सकता है, इथेनॉलिक KOH। रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH होता है, एल्कोहलिक बेस होता है, एल्कोहलिक KOH लिख के दे सकता है, इथेनॉलिक KOH लिख के दे सकता है, एल्कोहलिक NaOH आपको लिख के दे सकता है, या फिर लिख के दे सकता है आपको क्या, एल्कोहलिक बेस। ठीक है, ये होता है इसमें रिएजेंट। सिंपली मैं मोलर रिएक्शन की बात करूं तो जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे मान लीजिए ये ब्रोमाइड है। ठीक है, इसको यदि रिएक्शन करोगे आप इससे एल्कोहलिक KOH करके दिया हुआ होगा तो आप समझ लेना किस मैकेनिज्म से जाना है, आपको E2 मैकेनिज्म से जाना है। और E2 मैकेनिज्म से जाएगा तो यहाँ से निकालना है क्या, माइनस है HBr। अब यहाँ पे HBr निकालने की दो पॉसिबिलिटी, तो भाई Br तो यहीं से निकलेगा, लेकिन H यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। यदि H यहाँ से निकलता है तो एल्कीन बनती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, और यदि H यहाँ से निकलता है तो एल्कीन बनती है क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, अब ये होता है कि इन दोनों में कौन मेजर होगा, तो मेजर होता है ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसको बोलते हैं क्या, शेडजेप एल्कीन, शेडजेप या जेडसेव इसको बोलते हैं, ZSEIV। ठीक है, ये भी बोल देते हैं, ये प्रोनाउंस है नाम जेडसेवी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में शेडजेप जैसा ये प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, और ये होगी क्या, माइनर, जिसको बोलते हैं हॉफमैन। ठीक है, तो यहां से ये शेडजेप रूल भी लग जाता है। शेडजेप रूल क्या कहता है, शेडजेप रूल क्या कहता है, शेडजेप रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ HX, ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, if there is possibility of formation of more than one alkene बन रही है, दो एल्कीन बन रही है, during dehydrohallucination of alkyl halide, if there is possibility of formation of more than one alkene, then that alkene is the major product which is more substituted। डबल बॉन्ड कितनी जगह सब्स्टिट्यूटेड है, 1 2, डबल बॉन्ड कितनी जगह सब्स्टिट्यूटेड है, केवल 1 जगह से। तो जो जितना ज्यादा जगह से सब्स्टिट्यूटेड होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप ये कह सकते हो, शेडजेप रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इफ there is possibility of formation of more than one alkene, then that alkene is major product which is more substituted। ये तो होता है आपके पास में क्या, शेडजेप रूल। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैकेनिज्म की छोटी मोटी डेफिनेशन आती है, आप उतना ही दिमाग लगाइए, उतना ही समझिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो एक डेफिनेशन आती है यहाँ से, रीजियो सेलेक्टिविटी। ये बोला जाता है कि ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये जो होता है वो रेडियो सेलेक्टिव होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन? रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब होता है कि यदि किसी रिएक्शन में स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हो, यदि किसी रिएक्शन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हो और
उन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में यदि वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर यदि मेजर प्रोडक्ट होता है देन दैट रिएक्शन इज सेड टू बी रेडियोसिलेक्टिव रिएक्शन। यहां पे देखिए ये जो दोनों है इसको 1 कह देता हूं मैं और इसको कह देता हूं 2। 1 और 2 जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है, ये 1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन। तो यदि किसी रिएक्शन में यदि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बनने के चांसेस हो यहां पे है, ठीक है, एंड इफ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर इज मेजर आइसोमर, sorry, is major product, if one of the structural isomer is major product, this structural isomer is the major product, then that reaction is said to be regioselective। तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास में क्या रेजियोसेलेक्टिव भी होती है, ठीक है। शेड्जर रूल लगता है और रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शन होती है। डेफिनेशन लिख लीजिए रेजियोसेलेक्टिविटी की, इफ इन ए केमिकल reaction there is possibility of formation of structural isomers and if one of the structural isomer is major product, then that reaction is said to be regioselective reaction। That reaction is said to be regioselective reaction। तो regioselective reaction है। दूसरा स्टीरियो सिलेक्टिव भी है ये रिएक्शन। तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। देखिए मैं ये नीचे वाला रब कर रहा हूं, आपने ये देखा कि जो आपके पास में दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने माइनर मेजर शेड्जेफ और हॉफमैन, तो इसमें क्या होगा ये जो बनेगा आपके पास में ये जो मेजर वाला बनेगा इसके दो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। कैसे? एक तो सिस CH CH3 H सिस और दूसरा आपके पास में CH3 H ट्रांस। तो इट विल बी मेजर प्रोडक्ट, इट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चरल में दो जो स्टीरियो बन रहे हैं उनमें से एक स्टीरियो आइसोमर मेजर बन रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। क्या? इफ इन ए रिएक्शन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन स्टीरियो आइसोमर, इफ इन ए रिएक्शन there is possibility of formation of more than one stereoisomer, यहाँ पे दो stereoisomer बनने की possibility है, ठीक है। and if one of the stereoisomer is major product, this stereoisomer is the major product, then that reaction is said to be stereoselective reaction, ठीक है। तो यह कह सकते हो if in a chemical reaction there is possibility of formation of stereo isomers and if one of the stereo isomer is the major product, then that reaction is said to be stereo सिलेक्टिव, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। अच्छा, अब एक टर्म और होती है, देखिए ये जो हो गया आपके पास इंटू एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये क्या हो गया? रेडियोसिलेक्टिव हो गया, स्टीरियो सिलेक्टिव हो गया और शेड्जर रूल लग गया। तीन चीजें मैं देख चुका हूं, ठीक है। एक चीज और होती है
कि यही जो रिएक्शन होती है वो आपके पास में स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव, और एक और होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। तो इस चीज को भी देख लेते हैं क्या होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये होती है कि आपके पास में मान लीजिए ये है, यहाँ पे है ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड है, और यहाँ पे CH3 है, ये बिलो द प्लेन क्या है, CH3 है, ठीक है, और इसको आप C2H5OH और KOH मतलब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये ऑब्वियसली इधर CH है तो H नीचे है, ठीक है, ये भी क्या है, H नीचे है, ठीक है। जबकि यहाँ पे यदि इसका एक दूसरा आइसोमर होता, कौन सा वाला, Br CH3 H CH3 और ये H, और इसको यदि आप रिएक्शन करवाओगे C2H5OH और KOH से, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा, वे जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा यहाँ से CH3 और H, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब बेटा ये दोनों देखिए 1 और 2 क्या है एक दूसरे के, ऑब्वियस है कि ये क्या है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये स्टीरियो आइसोमर्स है भाई। यहाँ पे दोनों CH3 तो दोनों सेम साइड यहाँ पे, सेम साइड यहाँ पे है, यहाँ पे Br मिथाइल ग्रुप्स के ऑपोजिट साइड और यहाँ पे Br मिथाइल ग्रुप्स के सेम साइड, ठीक है। तो क्या हुआ है कि 1 और 2 आर स्टीरियो आइसोमर्स, 1 and 2 आर स्टीरियो आइसोमर्स। अब इन स्टीरियो आइसोमर्स में एक तो जो होता है प्रोडक्ट देता है, एक तो रिएक्शन करता है और दूसरा वाला रिएक्शन नहीं करता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है, क्या किस टाइप की, कि रिएक्शंस इन विच स्टीरियो आइसोमर्स बिहेव डिफरेंटली। रिएक्टेंट होना चाहिए स्टीरियो आइसोमर्स, ये दोनों क्या है एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। रिएक्शंस इन विच स्टीरियो आइसोमर्स बिहेव डिफरेंटली। अब बिहेव डिफरेंटली से क्या मतलब है, बिहेव डिफरेंटली से मतलब है कि एक स्टीरियो आइसोमर रिएक्शन करे दूसरे स्टीरियो आइसोमर यदि रिएक्ट ना करे, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि एक स्टीरियो आइसोमर के केस में रेट फास्ट हो, एक स्टीरियो आइसोमर के केस में रेट स्लो हो, ठीक है। तो रिएक्टिविटी को लेके हो सकता है, रेट को लेके हो सकता है, या डिफरेंट प्रोडक्ट आ सकते हैं, या फिर क्या आ सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट। तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, दोज रिएक्शंस in which behavior of stereo isomeric reactants is different are said to be stereo specific रिएक्शन, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स का बिहेवियर डिफरेंट हो तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो जो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल एनाइड हो गया थ्रू E2 मैकेनिज्म इज आल्सो स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। तो एक तरफ आप यहाँ पे समराइज करते जाइए क्या क्या E2 की क्या क्या प्रॉपर्टीज को आप देख चुके हो। पहला तो शेडजेफ रूल आप देख चुके हो, दूसरा रिजियो सेलेक्टिविटी, तीसरा स्टीरियो सेलेक्टिविटी, चौथा स्टीरियो
स्पेसिफिक। ठीक है, ये चीजें आप देख चुके हो। ठीक है, अच्छा और क्या होता है इसमें E2 रिएक्शन में, और क्या होता है E2 रिएक्शन में, और होता है एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन और होता है इसमें क्या, एंटी एलिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंटी एलिमिनेशन? CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे आपके पास में क्या Br, और यहाँ पे सपोज कि ये है आपके पास में। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें एंटी एलिमिनेशन क्या मतलब है? जब इसका 3D डायग्राम बनाओ, 3D में जब आप इसका ये वेगस स्ट्रक्चर आप इसका बनाओगे तो आपने मान लीजिए Br इस टाइप से बना दिया, और Br ये है, H ऐसे है, और ये है आपके पास में CH3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमाइड, और यहाँ से जो H और यहाँ पे H ले लीजिए और दूसरा आप ले लीजिए C2H4। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप से है H और CH3 और ये हो गया आपके पास में C2H5। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो H जो है और Br जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में होने चाहिए। ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए कि जो बेस जो अप्रोच करेगा, बेस क्या करेगा, इस H को निकालेगा, और H को निकालेगा तो ये यहां से जाएगा और ये यहां से जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप should be opposite to each other। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एंटी एलिमिनेशन। इसी का यदि आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ तो न्यूमैन इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। तो इसको जब आप फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से किस टाइप से आएगा, फ्रंट से आएगा H CH3 यदि ये बने तो, और ये आ जाएगा आपके पास में क्या, C2H5। तो जो H निकलना है, H कौन सा निकलना है, ये वाला, और जो Br निकलना है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ से Br और Br इधर होगा तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में क्या, यहाँ से आ जाएगा CH3, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में क्या, यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये CH3 और इधर है आपके पास में क्या, H। ठीक है, तो ये होगा। अब ये होगा तो इसमें से कौन कौन निकलेगा, HBr निकलेगा। अब HBr निकलेगा तो सीधा सीधा इसका आपके पास में स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा इसका, HBr निकलने पे CH3 ये वाला, C2H5 और यहाँ पे ये वाला H, और यहाँ से आ जाएगा क्या, CH3। ये तो देगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब इससे का आपके पास में यदि दूसरा वाला आइसोमर होता तो एक को आप लोग इसको तो आप ऐसे कैसे रखो, कार्बन हाइड्रोजन CH3 और C2H5, और इसके रेस्पेक्ट में आप कॉन्फ़िगरेशन बदल दो। अब कॉन्फ़िगरेशन बदलने का मतलब क्या है, कोई भी दो को आपस में आप इंटरचेंज मार दो, तो आप ऊपर वाले दोनों को इंटरचेंज मार दो, Br H और CH3 ये आप कर दीजिए। तो इसका आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाइए, तो न्यूमैन क्या बनेगा इसका, ये 1 वाला, तो 1 वाले के लिए तो H CH3 और C2H5, ये पीछे वाले के लिए H CH3 और ब्रोमाइड। ठीक है, क्या निकाल दोगे आप, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के अपोजिट वाला Br। तो यहां से किस टाइप का ले लेंगे, ये CH3 C2H5, यहां से आ जाएगा आपके पास में CH3 और यहां से आ जाएगा आपके पास में क्या, H। तो देखिए इसमें क्या आ रहा था, CH3 के रिस्पेक्ट में ये क्या था, ट्रांस आइसोमर था, ये ट्रांस था, और ये क्या होगा आपको सिस आइसोमर है। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि आपको क्या करेगा, अलग अलग ये स्टील आइसोमर्स देगा और उसके अकॉर्डिंगली आपसे प्रोडक्ट पूछेगा। तो क्या करना है, आप जो भी आपको दे उसको आप रोटेट करके ले जाओ, और इस टाइप तरीके से आप सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर लो कि जो लिविंग ग्रुप है और प्रोटॉन जो है
दोज मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर, और फिर वहीं से आप एलिमिनेट करके अकॉर्डिंगली आप एल्कीन आप बना दीजिए। तो और हो गया इसके बारे में क्या, एंटी एलिमिनेशन हो गया। दूसरी चीज क्या हो गया, रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है आयोडाइड में, देन ब्रोमाइड में, देन क्लोराइड में, और सबसे कम रेट होती है किसके केस में, फ्लोराइड के केस में। ठीक है, ये हो जाएगा रिएक्टिविटी की बात से। अच्छा, और क्या होता है, और ये होता है कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अच्छा, ये E2 के बारे में इतनी सारी बातें आई। अगला चीज क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा E2 रिएक्शन में शेडजेट प्रोडक्ट ही मिले। कभी कभी क्या होता है कि हॉफमैन एल्कीन भी मिलती है, हॉफमैन एल्कीन का प्रबंध मिलती है। इसको देखते हैं, यदि आपके पास में बेस बल्की हो, बेस क्या हो, बल्की, बल्की बेस हो, बल्की बेस हो जाए जैसे ट्राइब्रोटॉक्साइड हो जाए, ठीक है, ट्राइब्रोटॉक्साइड पोटेशियम हो जाए, पोटेशियम ट्राइब्रोटॉक्साइड, ठीक है। ट्राइब्रोटॉक्साइड मतलब CH3 और O माइनस K प्लस, ये हो गया ट्राइब्रोटॉक्साइड। और ट्राइब्यूटेनॉल में ले लीजिए इसको, CH3 और OH, ठीक है। तो ये जो होता है बल्की बेस, ये कौन सा प्रोडक्ट देता है, गिव हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट ये देता है। ठीक है, इसको भी आप काफी बार मैकेनिज्म में समझेंगे। बस आप मोटा मोटा इतना ध्यान रख लेना, CH3 CH2 CH Br और CH3 ये है। और इसमें यदि आपके पास में ट्राइब्यूटॉक्साइड के प्लस BuOH है, तो यहां से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH और CH3, तो ये होगा आपके पास में शेडजेट और ये होगा क्या, हॉफमैन। ठीक है, तो हॉफमैन जो होगा ये मेजर होगा। जबकि यदि आपको बेस बल्कि ना हो, C2H5O K प्लस और C2H5OH हो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये होगा हॉफमैन, ये होगा आपके पास में माइनर। ठीक है, यदि बेस बल्कि ना हो तो हॉफमैन माइनर होगा, और मेजर होगा क्या, CH3 CH3 ये शेडजेट, ये होगा आपके पास में क्या, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से ये एलिमिनेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात रही है आपके पास में E2 मैकेनिज्म की। और होता है ये एल्काइल एनर्जी के एलिमिनेशन में E2 के अलावा और मैकेनिज्म होती है आपके पास में क्या, इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म में क्या होता है कि इवन मैकेनिज्म में बेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन मैकेनिज्म, इवन में रिएजेंट जो होता है वो होता है सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीटिंग, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीटिंग। ठीक है, अच्छा, जैसे आपके पास में CH3 CH2 CH Br और CH3, इसको आप इथेनॉल में डिसॉल्व कर रखिए। सपोज इथेनॉल की प्रेजेंस में आप इसको स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, तो स्ट्रांगली हीट कर दोगे CH3 CH3 शेडजेट वाला ये मेजर बन जाएगा, प्लस CH3 CH2 CH और ये CH2, ये बन जाएगा क्या, माइनर। ठीक है, ये होता है इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास में, इवन मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है इसमें, और क्या, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। और यदि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की इस टाइप से रिएक्टिविटी होती है। अच्छा, जैसे CH3
CH3 और Br। मैं इसकी बात करूंगा तो इसको यदि आपने इथेनॉल में डिजोल्व करके हीट किया है, तो इथेनॉल में डिजोल्व करके हीट किया है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास में यदि मैग्नीशियम आयन देखो तो क्या निकलेगा, ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाएगा, और ब्रोमाइड निकल जाएगा तो CH3 CH2 CH3 और ये H निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कार्बन। ब्रोमाइड से निकलेगा ये स्लो होगा, ये होगा स्लो। और अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट स्टेप होगी जिसमें ये जो प्रोटॉन होगा ये निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 CH3 और CH3 और यहाँ से निकल गया क्या, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये होगा आपके पास में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। जितना इजीली कार्बन आयन फॉर्म होगा उतना इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेनली रिएक्शन होती है 3 डिग्री और 2 डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन का बनना लगभग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा रीअरेंजमेंट की बात करूं, CH3 CH2 CH3 और ये Br इस टाइप से। तो इसको यदि आपने सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या होगा, आपके पास में सबसे पहले ब्रोमाइड निकलेगा। तो ब्रोमाइड निकलेगा तो CH3 और CH3 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से कार्बन आयन रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आयन। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन आयन का तो ये जो मिथाइल होगा ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि मिथाइल का क्या होगा, शिफ्ट होगा। और मिथाइल शिफ्ट होगा तो यहाँ से आ जाएगा CH3 जहां से मिथाइल निकलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 यहाँ पे है H, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से निकल गया -H+, तो आ गया CH3 और CH3। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आ गया, तो मतलब यही मेजर है, यही मेजर है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर क्या होगा, माइनर ये होगा कि माइनस किसी में से H+ हो जाए, तो यहाँ से इस CH3 से H निकलेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इस टाइप से ये जो प्रोडक्ट आएगा, दिस प्रोडक्ट विल बी माइनर प्रोडक्ट।